Hello aspirant, I am Anurag. Welcome to this session. एस्पेरेंट्स आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 20 जिसमें है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। एस्पेरेंट्स आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि अगर पुलिस आपको मनमाने तरीके से पकड़ लेती है तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सेस पनिशमेंट देती है तो भी आपको क्या करना चाहिए। एस्पेरेंट्स ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी बाय अनुराग झा, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको हमारे अपडेट के बारे में पता चलता है। तो चलिए एस्पेरेंट आज के सेशन को शुरू करते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आइए देखते हैं। आर्टिकल 20 ग्रांट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner or legal person like company or a corporation. एस्पेरेंट्स ध्यान दें आप, आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन देता है एक्यूज पर्सन को मनमाना और एक्सेसिव अत्यधिक पनिशमेंट से, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर या लीगल पर्सन, लाइक लीगल पर्सन में कंपनी और कॉरपोरेशन बुक में एग्जांपल दी हुई है। एस्पेरेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने चोरी की तो उसे मनमाने तरीके से या अत्यधिक अगर चोरी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सजा 6 मंथ एग्जांपल है एस्पेरेंट्स, तो उसे 6 मंथ ही सजा दिया जाए, ये नहीं भाई इसे 12 मंथ दे देंगे, इसे मनमाना पनिशमेंट करते हैं। इसी के लिए आर्टिकल 20 है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका वायलेट होने पे हम कोर्ट जा सकते हैं। एस्पेरेंट्स फर्स्टली इसे इरेज करते हैं तब आगे देखते हैं। इट कंटेन्स 3 प्रोविजन इन दैट डायरेक्शन, इसमें 3 प्रोविजन है एस्पेरेंट्स, आइए देखते हैं। पहला प्रोविजन को नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन्फोर्स्ड दैट at the time of the commission of the act or nor. इसी second point is parent subjected to a penalty greater than that prescribed by the law enforced at the time of the commission of the act. As parents ध्यान देंगे आप, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है काफी एग्जाम में। As parents यहाँ पे लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी, किसी भी व्यक्ति को कन्विक्टेड अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है एक्सेप्ट, अब ऐसा नहीं कोई मर्डर कर दे अपराधी नहीं कर सकते, इसलिए एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ, अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तब वही आपको अपराधी ठहराया जाएगा। इनफोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, और एस्पेरेंट्स उस समय जो कानून बना हुआ है उसी के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा, ठीक है। और इसी का सेकेंड पॉइंट है नॉर सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन्फोर्स्ड एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, उस समय जो कानून होगा उसी के हिसाब से आपको पेनल्टी भी लिया जाएगा। ये नहीं 1200 रुपये का चलान है और 5000 ले लिया जाएगा, ये नहीं चलेगा। उस समय जो कानून होगा उसे ही फॉलो किया जाएगा, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एस्पेरेंट्स ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलिए इसका बी पॉइंट देखेंगे, फर्स्टली इरेज करते हैं। चलिए एस्पेरेंट्स इसके बी पॉइंट को देखते हैं। नो डबल जियोपार्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। एस्पेरेंट्स किसी भी व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा हम पनिश नहीं कर सकते। चलिए एस्पेरेंट इसके सी पॉइंट को देखते हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे आप, इसका मतलब होता है किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, यही है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। चलिए आगे देखते हैं।
An ex post facto law is one that imposes penalties retroactively that is upon act already done or which increase the penalty for such acts. एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे आप किसी भी पूर्व पोस्ट फैक्टो कानून को इम्पोज नहीं कर सकते पेनल्टी के लिए जब पहले से ही एक कानून पेनल्टी के लिए लागू किया गया तो हम पीछे जाकर के वापस किसी कानून को लागू नहीं कर सकते। नया कानून आ गया अब यही लागू होगा। इसका ये मतलब नहीं है पेरेंट्स किसी ने अगर गलती की तो हम पिछला कानून को लागू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं और इरेज करेंगे हम इसे। द इनेक्टमेंट ऑफ सच ए लॉ इज प्रोविडेड बाय द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20। इस कानून को प्रोविड किया गया आर्टिकल 20 के द्वारा। However, this limitation is imposed only on criminal law and not on civil law or tax। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे आप ये जो आर्टिकल 20 है ये क्रिमिनल लॉ के लिए सिर्फ इसमें सिविल लॉ नहीं आता और टैक्स लॉ नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे आप सिविल लॉ जैसे कि हाउस रेंट होता है किसी भी जमीनी विवाद होता है उसमें सिविल लॉ काम करता है। टैक्स लॉ जैसे कॉर्पोरेट वाले टैक्स नहीं भरते हैं इनकम टैक्स वालों का काफी बार पंगा हो जाता है हम लोगों ये सब नहीं आएगा सिर्फ क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में कौन कौन हुआ चोरी डकैती मर्डर आपको काफी बढ़िया जानते होंगे हम समझते हैं सब बात। चलिए देखते हैं हम आगे। Further, this provision prohibits only conviction or sentence under an ex facto criminal law and not the trial thereof। पेरेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए है जो आप पीछे नहीं जा सकते हैं। टैक्स से रिलेटेड मामला में हम पीछे जा सकते हैं ठीक है। सिविल लॉ में हम पीछे जा सकते हैं ठीक है। फाइनली द प्रोटेक्शन इम्यूनिटी अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिंग डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम ए पर्सन। फाइनली प्रोटेक्शन जो है इस प्रोविजन के तहत क्लेम नहीं कर सकते प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए और डिमांड नहीं कर सकते सिक्योरिटी के लिए पर्सन के लिए ठीक है। ध्यान रखेंगे पेरेंट्स आप। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल jeopardy इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। पेरेंट्स ध्यान देंगे आप यहाँ कहा जा रहा है प्रोटेक्शन डबल jeopardy से। jeopardy का मतलब हम अभी समझे थे एक ऑफेंस के लिए हम किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दे सकते हैं। ये अवेलेबल है सिर्फ प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ से पहले और जुडिशियल ट्रिब्यूनल से पहले ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। इन अदर वर्ड इट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एज दे आर नॉट ऑफ जुडिशियल नेचर। पेरेंट्स ये जो है डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए अवेलेबल नहीं क्योंकि इनका जुडिशियल नेचर नहीं होता। एक बार कोर्ट ने कह दिया कि आप दोषी हैं या आप दोषी नहीं है तो उसे ही माना जाता है। अगर दोषी हैं तो आपको सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा ठीक है। यही होता है jeopardy का मतलब। चलिए आगे देखते हैं। The protection against self-incrimination extends to both oral evidence और documentary evidence। पेरेंट्स देखेंगे हम प्रोटेक्शन एज सेल्फ इंक्रिमिनेशन अभी मैं बताते हुए जिन बच्चों ने नहीं देखा सेशन से देखिए एक्सटेंड हो सकता है बोथ ओरल में जैसे कि मुंह से पूछताछ किया जाता है और डॉक्यूमेंट्री में कहाँ तक से एक्सटेंड कर सकते हैं देखते हैं। However, it does not extend to कहाँ तक नहीं करेंगे। Compulsory production of material object, compulsion to give thumb impression, specifying signature, blood specimens, and compulsory exhibition of the order. Further, it extends only to criminal proceeding and not to civil proceeding which are not of criminal nature। पेरेंट्स ध्यान दें आप ये सब चीज जो है थंब इम्प्रेशन स्पेसिमेन सिग्नेचर ब्लड स्पेसिमेन और डेड बॉडी जो है ये सिर्फ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यूज प्रोटेक्शन सिविल में नहीं। उसमें क्या जरूरत पड़ेगी यार थंब इम्प्रेशन का किसी ने खून कर दिया तब तो लाश का हम DNA वगैरह चेक करेंगे
जमीन से रिलेटेड मामला में क्या जरूरत है तुम्हें, वो होती है वो कागज। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ये आगे देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में था, ये देख लेते हैं इसे। आर्टिकल 21 डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एस्पेरेंट ध्यान देंगे आप, आर्टिकल 21 कहता है कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है अपने लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इसको छोड़ कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी से और पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ये राइट दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन और नॉन सिटीजन के लिए। इन द फेमस गोपालन केस 1950, the Supreme Court has taken a narrow interpretation of the Article 21. Aspirants, एक फेमस गोपालन केस था 1950 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन थी आर्टिकल 21 में। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी एक्सक्लूसिव action or not form of arbitrary legislative action। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्बिट्रेटरी मनमाना तरह से एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है, इसके लिए ही सिर्फ अवेलेबल होगा आर्टिकल 21। ये लेजिस्लेटिव के लिए नहीं, ये लेजिस्लेटिव जो मनमाना था उसके लिए अवेलेबल, एग्जीक्यूटिव जो मनमाना था उसके लिए आर्टिकल 21 ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। और एस्पेरेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोपालन केस में ही जो स्टेट है ये वंचित नहीं रख सकता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी किसी भी व्यक्ति और बेस्ड ऑन लॉ। This is because of the expression procedure established by law in Article 21, which is different from the expression due process of law contained in the American Constitution. Aspirants, यहाँ कहा जा रहा है procedure established by law, यही हमारे संविधान में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस लॉ। जिन बच्चों को नहीं पता वो हमारे पिछले सेशन को देखिए। Hence, the validity of a law that has prescribed a procedure cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable, unfair, or unjust. Aspirants, ध्यान देंगे आप, ये जो वैलिडिटी होता है लॉ ऑफ प्रोसीजर, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। किस ग्राउंड पे? On the ground that is law is unreasonable, unfair, or unjust. ये देखते हैं। सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिव टू द पर्सन और बॉडी ऑफ द लिवर। बट इन मेनका गांधी केस, इस 12 कॉपी नॉन करेंगे 1978, the Supreme Court overruled its judgment in the Gopalan case by taking a wider interpretation of the Article 20. Aspirants, सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को डिफाइन, उन्होंने कहा पर्सनल लिबर्टी का मतलब ओनली पर्सन से रिलेटेड बॉडी या इंडिविजुअल। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो गोपालन केस में कहा उसे ओवररूल। ये देखते हैं क्या करते हैं। Therefore, it ruled that the right to life and personal liberty of a person can be defined by provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair, and just. In other words, it has introduced एस्पेरेंट्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में कहा आर्टिकल 21 जो सिर्फ आर्बिट्रेटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए अवेलेबल, ये लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए नहीं। सो मेनका गांधी केस 1978 में कहा नहीं, ये लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए भी अवेलेबल है, क्योंकि काफी बार
और राइट टू लाइफ को खतरे में और पर्सनल लिबर्टी को खतरे में जब हमारा देश में कानून बन रहा होता है, प्रोसीजर बन रहा होता है, तब दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात। चलिए आगे देखिए। फर्दर द कोर्ट हेल्ड that the right to life as embodied in Article 21 is not merely confined to animal existence or survival, but it includes within its ambit the right to live with human dignity and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete, and worth living. एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे आप, कोर्ट ने कहा मेनका गांधी केस और राइट टू लाइफ जो है जो आर्टिकल 21 में, इसका मतलब है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। आप रहें ह्यूमन डिग्निटी के एक पर्टिकुलर इज्जत के साथ। काफी कॉमन वर्ड में मैं आपको बता दिया हूँ। एनिमल की तरह एग्जिस्टेंस की तरह अपना लें। यहाँ पे उसने लिखा भी है मैन का जो लाइफ हो वो मीनिंगफुल हो, कंप्लीट हो और वर्थ। ठीक है एस्पेरेंट, फर्स्टली इसे इरेज करते हैं, देन आगे। It also ruled that the expression personal liberty in Article 21 is one of the widest amplitude and it covers a variety of rights. इसमें variety of rights cover होता है Article 21 में, that go to the, सबको भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है। That go to constitute the personal liberty of a man. The Supreme Court has reaffirmed its judgment in the Menka Gandhi case. Supreme Court ने अपने जजमेंट को बदला मेनका गांधी केस। It has declared the following right as part of Article 21. हम देखते हैं उसे। Right to live with human dignity, right to decent environment including pollution-free water and air, protection against adverse invasion. हमें रहना है, right to live हमें human dignity के साथ रहना। आर्टिकल 21 का ये मेनका गांधी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया उसे अभी हम देख रहे हैं। राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी के साथ हमें रहना है। राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री हमें रहना है। वाटर प्रोवाइड करें हमें, एयर प्रोवाइड करें पोल्यूशन फ्री। प्रोटेक्शन देना है हमें हजार्डियस इंडस्ट्रीज से, ये लोग जो कचरा फैलाते हैं सबसे ज़्यादा पोल्यूशन तो है। राइट टू लाइवलीहुड देना है सबको रोजगार। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। एस्पेरेंट्स इसका एक आएगा आर्टिकल 21A, इससे हम पढ़ेंगे, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। Right to free legal aid, right against solitary confinement, right to a speedy trial, right against handcuffing, right against inhuman treatment, right against delayed execution, right to travel abroad, right against bonded labor, right against custodial harassment नहीं होना चाहिए, bonded labor नहीं होना चाहिए। स्पेंड करके आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा। इमरजेंसी मेडिकल एड, फ्री टायर, इंफॉर्मेशन, रेपुटेशन, सोशल रेपुटेशन। स्पेंड मैं दे दूंगा PDF, आप पढ़ लीजिए। 2 मिनट में पॉज भी कर देता हूँ। Right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to sustainable development, right to opportunity. एस्पेरेंट राइट टू एजुकेशन को हम कल देखेंगे, आज तक यहीं तक रखते हैं। 2 मिनट का टाइम लगेगा। सत्यमेव जयते से हम मुंडको उपनिषद से लिए हैं, उसको ध्यान रखेंगे आप। ये हमारा एनवायरनमेंट है, आप से जो देंगे वही हुआ है, हमें वापस करेंगे। आप पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे एस्पेरेंट, ध्यान रखिए इस बात को। बीट करना है एस्पेरेंट हमें कोविड-19 को। वॉश कीजिए अपने हैंड को फ्रिक्वेंटली, यूज कीजिए अपने मास्क को, अवॉइड कीजिए पब्लिक प्लेस पे जाने से। आप लीजिए विटामिन C को और मेंटेन कीजिए सोशल डिस्टेंस। सभी आदमी वैक्सीन लगवा लीजिए अपने अपने नंबर में। ठीक है एस्पेरेंट, चलिए आज की सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। मस्त रहे, व्यस्त रहे, जय हिंद। पेरेंट्स एक बात और, जय हिंद कहने से पहले तो बोल दिया, मेरी आज गला बजी हुई थी, आज अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए माफी। आज से लेक्चर रेगुलर चलेगा, कुछ काम थी उसमें बिजी थी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।